हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज की जो हम लोग की टॉपिक है, डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन, जो आज की हम लोग की एक स्पेसिफिक टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने पिछली क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस पढ़ा था, और उसी टॉपिक के साथ हमारा जो स्टोरी का एक सेक्शन था वो ख़त्म हो चुका था। हमने पूरी की पूरी स्टोरी समझ ली थी फ्रांस में। और अब हम क्या पढ़ेंगे कि अब हम स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें क्या हुआ था, कि जिसमें अलग अलग लोगों को देखेंगे कि किनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और क्या इफेक्ट हुआ है फ्रांस में। तो सबसे पहले है वीमेन हैव, मतलब कि वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन, मतलब कि वीमेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन फ्रेंच रेवोल्यूशन में। वीमेन एज ए सोसाइटी को किस नज़रिए से देखा गया है, और वीमेन को एम्पावर किया गया है या नहीं किया गया है, या उनको इक्वल राइट्स दिया गया है नहीं। तो इन सारी बातों को हम क्या करेंगे, इस क्लासेज में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन, तो उसमें पहला पॉइंट है कि वीमेन एज ए एक्टिव पार्टिसिपेंट। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब पूरा हो रही थी तो उसमें वीमेन क्या थी कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। कैसे? तो जैसे कि हमने देखा था कि रेवोल्यूशन हो रहा था, या मेन एज अ सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करने में टेनिस कोर्ट में व्यस्त था। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय जो बोल सकते हैं घर गृहस्थी देखने का या घर संभालने का जो पूरा जिम्मेवारी था वो वीमेन एज अ सेक्शन का था। और उन्होंने क्या किया था, अपनी इन जिम्मेवारी को पूरा करते हुए उनके पास कुछ एक्सपेक्टेशन थी। वो भी क्या कर रहे थे कि जैसे कि वो भी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, उनकी भी कुछ इच्छा थी कि मैंने क्या किया है, इतना साथ दिया है, इतना सहयोग कर रही हूँ मैं, तो मुझे भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए, मुझे भी इक्वल स्टेटा मिलना चाहिए, सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो ये इनकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन क्या हुआ था, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इनको उसका रिकॉग्निशन नहीं मिला। और उसके अलावा इनकी और भी स्थिति क्या थी, तो वीमेन वर्क फॉर लिविंग, मतलब ये अपने जीने के लिए क्या कर रहे थे, काम करना पड़ रहा था इनको। काम करना पड़ रहा था, क्या करना पड़ रहा था, तो जैसे कि आप अगर इसमें बुक्स में भी आपका दिया हुआ है तो ये फ्रूट सेलर, उसके अलावा क्या थे, लॉन्ड्री, मतलब कि धोबी का काम करते थे। या जो थर्ड स्टेट का जो प्रॉस्पोरस वीमेन थी, या अच्छे मतलब जो पैसे वाले वीमेन थी, उनके घर में ये काम करना पड़ रहा था इनको। हाउस मतलब उनके यहाँ जो नौकरानी का काम होता है वो सब करना पड़ रहा था। तो इनको अपने लाइफ को प्रोसेस करने के लिए वर्क भी करना पड़ रहा था। हैड नो एक्सेस, और इनको एजुकेशन का भी कोई अधिकार नहीं था। मतलब कि जो थर्ड स्टेट के प्रॉस्पोरस या नोबेल्स क्लास के लोग होते थे, औरतें होती थी, उनको पढ़ने का अधिकार था। लेकिन एज अ थर्ड स्टेट के जो लोअर स्टेटा की वीमेन होती थी तो उनको एजुकेशन का कोई अधिकार नहीं था। वो मतलब वो पढ़ लिख नहीं सकती थी, इस तरह की उनकी स्थिति थी। या इस तरह से उनको अभी राइट्स नहीं मिला था कि उनको एजुकेशन का कोई अधिकार नहीं था। और उसके अलावा और क्या था, लुक आफ्टर फैमिली। इसके अलावा उनको जो जो हमारे यहाँ इंडिया में 1975 के टाइम पर पीरियड पर होता था कि क्या, कि जैसे औरतों को मतलब घर गृहस्थी संभालना होता था, सारा घर देखना होता था, कि हाँ उनके फैमिली को एक तरह से बोल सकते हैं ना, कि घर की सारी काम देखनी होती थी, अपने पूरा बोल सकते हैं अपने घर के जितने भी घरेलू काम होते हैं उनको देखना होता था। तो इनकी भी वही स्थिति थी। और अगर ये काम पर भी जाते थे तो इनको इनकी क्या थी, वेजेस वर लो, इनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था, इनके वेजेज क्या थी, बहुत ही लो थी। और इनको मतलब उस तरह से रिकॉग्निशन दिया ही नहीं जाता था सोसाइटी में। इसके अलावा क्या है, दे हैड ऑन पॉलिटिकल। तो अब क्या हो रहा था, इन सारी परेशानी से ये जब एक टाइम पीरियड चला था जब रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी फ्रांस में, और अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे थे। अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे, अलग अलग राइट्स, इक्वली राइट्स देने के लिए सोसाइटी में लोगों को क्या हो रहे थे, पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे बहुत सारे। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें वीमेंस एज अ सेक्शन ने भी अलग अलग पॉलिटिकल अपने लिए, अपने सेक्शन को एम्पावर करने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स क्या करने थे, बनाना शुरू कर दिया। और उसमें सबसे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल क्लब्स में से थी 16 पॉलिटिकल क्लब्स बनी थी, और उसमें सबसे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल क्लब्स थी द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ये दो पॉलिटिकल क्लब्स बनी थी वीमेन एज ए सेक्शन के लिए। तो अभी देखिए इन पॉलिटिकल क्लब्स बना, और इनकी कुछ चेंजेज भी आई। इट मीन्स कि जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, और जब वो हम बताए थे कि जब एक लोगों ने आर्मी में इनरोल करवाया था और ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के खिलाफ क्या किया था, वॉर हुआ था। तो उस समय जो एक रेवोल्यूशनरी फोर्स थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन रेवोल्यूशनरी फोर्सेज के द्वारा वीमेन एज अ सेक्शन को कुछ
के लिए कुछ चेंजेज भी लाए गए थे, उनके मतलब वीमेन एज ए सेक्शन को कुछ एम्पावर भी किया गया था। तो क्या चेंजेस लाए गए थे उनके द्वारा? चेंजेस ब्रॉट बाय रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। तो सबसे पहला क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, कंपल्सरी स्कूलिंग, मतलब कि स्टेट स्कूल को बनाया गया और सभी वीमेन को मतलब स्कूलिंग या एजुकेशन के लिए कंपल्सरी कर दिया गया। ये चेंजेस लाए गए थे पहला। दे कुड नॉट बी फोर्स टू मैरी अगेंस्ट देयर विशेज। पहले क्या होता था, पहले इनकी मैरिज हो जाती थी कि हाँ चलो इनकी उम्र हो गई है तो इनको मैरिज हो इस तरह से हो कर दी जाए, लेकिन रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बोला नहीं, ये गलत हो रहा है। इनको विदाउट हिज मैरिज ही कान, मतलब इनको क्या होगा, इनको मतलब फोर्सली आप क्या कर सकते हैं, मैरिज नहीं इनकी हो सकती है, मैरी नहीं हो सकती, इनको अपने विश अपने इच्छा से ये क्या होंगी, ये इनकी मैरिज होगी। तो इस तरह से इनको एम्पावर करने के लिए इनकी इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए इनको भी कुछ अधिकार दिए गए थे, स्वतंत्रता दी गई थी, लिबर्टी दी गई थी। इसके अलावा थर्ड जो था, डाइवर्स वर्ड मेड लीगल। अगर किन्हीं को मैरिज के बाद अगर कोई परेशानी होती है तो वो क्या कर सकते हैं, डाइवर्स भी दे सकते हैं, ये लीगल हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन बाद में हो गया कि अगर कोई परेशानी होती है वो मतलब उनको भी एक अधिकार दिया गया है कि अगर वो खुश नहीं है तो वो क्या कर सकती है, डाइवोर्स ले सकती हैं। तो इसके अलावा और क्या है, दे वर अलाउड टू ट्रेन जॉब, बिकम आर्टिसंस एंड रन स्मॉल बिजनेसेस। इनको भी क्या किया गया था, इनको भी ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग देने के साथ साथ इनको बोल सकते हैं कि जॉब्स वगैरह में काम करने के लिए इनको ट्रेंड किया गया और ये बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। और धीरे धीरे ये क्या हो गई थी, ये सब आर्टिस्ट बन गए और छोटे मोटे बिजनेस ये क्या कर रही थी, अपनी इच्छा से खुद चला रही थी और इन पर मतलब किन्हीं का उतना कंट्रोल नहीं होता था और इनको थोड़ी बहुत लिबर्टी मिलनी शुरू हो गई थी। तो ये कुछ चेंजेस लाया गया था रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा। क्या क्या चेंजेस था, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले इनको स्कूलिंग मतलब एजुकेशन का थोड़ा अधिकार दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट स्कूल्स और कंपलसरी स्कूलिंग कर दी गई। सेकेंड बोल सकते हैं कि इनको अपने अगेंस्ट, अपने विश के अगेंस्ट इनको मतलब बोल सकते हैं कि इनको मैरी फोर्सली नहीं किया जा सकता था, फोर्सली इनको इनकी शादी नहीं की जा सकती थी, डाइवोर्स लीगल कर दिया गया। और इनको क्या किया गया था, ट्रेंड किया जाता था जॉब्स के लिए। और ये सब क्या हो गया, धीरे धीरे आर्टिस्ट वगैरह बन गई, क्रिएशन करने लगी थोड़ा बहुत, और ये क्या होती है, अपनी स्मॉल बिजनेसेस चलाने लगे। तो ये सारी कुछ चेंजेज की गई थी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन देखिए, अब ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही फिर वो टाइम पीरियड आया, सिचुएशन ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर, तो जैसे ही रेन ऑफ टेरर आया तो फिर इनकी स्थिति चेंजेज हो गई। तो रेन ऑफ टेरर में जो कि हमने क्या बताया था कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर थे, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर क्या कर रहे थे, सभी चीज़ों पर स्ट्रिक्टली क्या कर रहे थे, एकदम से पूरी देख रेख कहते, स्ट्रिक्टली रूल बना रहे थे। और उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था उस समय कोई भी पॉलिटिकल क्लब्स नहीं बनेगी, और कोई भी पॉलिटिकल क्लब्स नहीं बनेगी तो उस समय विमेन एज ए सेक्शन की जो अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बना रही थी तो उस पर भी बैन कर दिया गया। और उस समय फिर उनकी जो इक्वलिटी थी, उनकी लिबर्टी थी, उनकी डिमांड थी, उनको सप्रेस कर दिया गया। तो ये थी उनकी टाइम पीरियड, मतलब सिचुएशन ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर। अभी देखिए इसमें क्या हुआ है कि धीरे धीरे ये इक्वलिटी के लिए, लिबर्टी के लिए, वीमेन एज अ सेक्शन एम्पावर करने के लिए इनकी डिमांड चलती गई। और वर्ल्ड वाइड सफरेज मूवमेंट जो कि चला, पूरे विश्व में अलग अलग कंट्रीज़ में इसकी डिमांड चली। और फ्रांस में तब जाकर लगभग बोल सकते 200 ईयर्स के एक स्ट्रगल के बाद 1946 में इनको क्या हुआ, वीमेन को फ्रांस में वोटिंग राइट्स मिला। तो इस तरह से देखें कि कितना लंबा स्ट्रगल चला, कितना उनको मतलब बोल सकते हैं कि अपनी इक्वलिटी के लिए, अपने लिबर्टी के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा। और तब जाके 1946 में इनको अपना जो है विमेन को वोटिंग राइट्स मिला। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फ्रांस में 1946 में मिला। तो आपको होमवर्क मिलता है, आप लोग इसको ध्यान से हमको मुझे आंसर दीजिएगा कि वर्ल्ड में ऐसा कौन सा फर्स्ट कंट्री है पूरे विश्व में जहाँ पे विमेन को वोटिंग राइट्स दिया गया था। और सेकंड क्वेश्चन, इंडिया में विमेन को कब वोटिंग राइट्स मिला था। फर्स्ट, वर्ल्ड में पूरे विश्व में सबसे पहला कौन सा कंट्री था जो वीमेन को वोटिंग राइट्स दिया, और इंडिया में वीमेन को वोटिंग राइट्स कब मिला। ये दो क्वेश्चन है, आप लोग आई थिंक पता होगा तो दीजिए, नहीं तो आप लोग को इसको आंसर खोज के ढूंढ कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ओलंपिया डी गॉर्जेस, ये कौन थी। ये वीमेन एज अ सेक्शन को एम्पावर करने के लिए एक वीमेन की बोल सकते रेवोल्यूशनरी वीमेन की एक लीडर होती थी। और इन्होंने वीमेन एज अ सेक्शन के लिए पूरे नारी समाज के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया फ्रांस में, और बहुत ज़्यादा वर्क किया। उनको बोल सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट। डिक्लेरेशन ऑफ राइट क्या था, तो समझिएगा कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें क्या बोला गया कि मतलब मेन एंड सिटीजन,
मतलब वीमेन को उसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया था। मेन एंड सिटीजन होंगे और उन्हीं को क्या किया जाएगा, उन्हीं को राइट्स दिया जाएगा और उन्हीं को एम्पावर किया जाएगा, और वीमेन को यहाँ ध्यान में ही नहीं रखा। तो ओलंपिया डी गॉर्जेस ने वीमेन को एम्पावर करने के लिए उन्होंने क्या डिक्लेरेशन साइन किया, उन्होंने डिक्लेरेशन बनाया कि राइट्स ऑफ वीमेन एंड सिटीजन, मतलब वीमेन को एम्पावर किया जाएगा, और मतलब वीमेन एज ए सेक्शन को एम्पावर करने के लिए राइट्स बनाया वीमेन एंड सिटीजन। उसमें बोला गया कि जैसे कि वीमेन जन्म से ही मतलब उनको क्या है, लिबर्टी का, इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है, वो भी मतलब कि उनको भी एजुकेशन का अधिकार है, उनको भी वोटिंग राइट्स का अधिकार है। तो इन सारी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के साथ ओलंपिया डी गॉर्जेस ने क्या किया था, पॉलिटिकल क्लब्स बनाई थी, और उस तरह से इन्होंने क्या किया था, वीमेन एज ए सेक्शन के लिए वर्क किया। ओलंपिया डी गॉर्जेस ने तो वर्क किया, लेकिन जब रेन ऑफ टेरर वाला पीरियड आया तो उन्होंने क्या किया था, रेन ऑफ टेरर वाले पीरियड में मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर ने बोल दिया कि कोई भी पॉलिटिकल क्लब्स नहीं बनेंगे। तो इन्होंने क्या किया, उनको क्रिटिसाइज़ किया, और क्रिटिसाइज़ कर लिया तो इनको जो गवर्नमेंट थी उनकी कन्वेंशन, उनके द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करके इन पर मुकदमा चला और इनको ट्रीजन मतलब देशद्रोह का आरोप इन पर लगा और इनको लास्टली एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो इन तरह से ओलंपिया डी गॉर्जेस का एक दुखद अंत हो गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने वीमेन एज ए डिड, अब आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया कि डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन का पूरा सेक्शन क्लियर हुआ कि वीमेन किस तरह से जो एक रेवोल्यूशन हो रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उनमें इनकी क्या भूमिका थी, किस तरह से ये वीमेन एज ए सेक्शन वहाँ पर नज़र आ रही थी, वहाँ पर क्या इनकी स्थिति थी, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो कि वीमेन की क्या स्थिति थी, वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन, ये पूरा पढ़ा। आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर हुआ। कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछे डायरेक्ट।